दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। जैसा कि हिंदी की क्लास हम लोग के बाकी टॉपिक हो चुके थे, आज टॉपिक है आपका वाक्य चैप्टर 14। बाकी ये क्लास हमारे चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो वाक्य सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित क्रम जिससे अपेक्षित अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। अनिवार्य तत्व। वाक्य के अनिवार्य तत्व निम्नलिखित हैं। पहला सार्थकता, दूसरा योग्यता, तीसरा आकांक्षा, चौथा निकटता, पांचवा पदक्रम और छठा अन्वय। ठीक, सार्थकता के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है, अतः इसमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है, जैसे चाय खाई। यहाँ वाक्य नहीं है क्योंकि चाय खाई नहीं जाती बल्कि पी जाती है। तीसरा है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति से अधूरापन लगे। जैसे पत्र पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया के कर्ता को जानने की इच्छा होगी, अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, श्याम पत्र पढ़ता है। चौथा है निकटता। बोलते एवं लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता का होना बहुत अनिवार्य है। रुक रुक कर बोलें या लिखे गए शब्द वाक्य नहीं बनाते, अतः वाक्य के पद निरंतर प्रवाह में पास पास बोले या लिखे जाने चाहिए। पांचवा है पदक्रम। वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। कहा जाता है पहाड़ों की रानी मसूरी को, इसमें पदों का क्रम व्यवस्थित न होने से इसे वाक्य नहीं मानेंगे। इसे इस प्रकार होना चाहिए, मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, अब इसे वाक्य माना जाएगा। छठा है अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक प्रकार से मेल होना चाहिए। जैसे बालक और बालिकाएं गईं, इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है, अतः शुद्ध वाक्य होगा बालक और बालिकाएं गए। वाक्य के अंग। वाक्य के दो प्रमुख अंग हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। पहला उद्देश्य जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम खेलता है, धीरज दौड़ता है। इन वाक्यों में राम और धीरज के विषय में बताया गया है, अतः ये उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता व्यक्ति का विस्तार परिश्रम करने वाला है। जैसे इधर दिया हुआ है दूसरा विधेय। वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, इस वाक्य में खेलता है विधेय है। विधेय के विस्तार के अंतर्गत वाक्य के कर्ता उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे लंबे बालों वाला लड़का अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गया। इस वाक्य में अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई विधेय का विस्तार है तथा लंबे बालों वाला लड़का उद्देश्य का विस्तार है। वाक्य के भेद। वाक्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं, उनका विभाजन हम दो आधारों पर कर सकते हैं। पहला अर्थ के आधार पर, वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिल जाए उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, बारिश हो रही है, श्याम पढ़ रहा है। दूसरा निषेधवाचक। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत लिखो। तीसरा आज्ञावाचक। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर सब्जी ले आओ, रोहन तुम बैठकर पढ़ो, बड़ों का सम्मान करो। चौथा प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गीता तुम कहाँ से आ रही हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, सुरेश कहाँ जाएगा। पांचवा इच्छावाचक।
जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। छठा, संदेहवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, हो सकता है राजेश आ जाए। छठा है, सातवां है विस्मयवाचक। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, शाबाश तुम बहुत अच्छा काम किए, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर आठवां संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। दूसरा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित या मिश्र वाक्य। पहला सरल वाक्य या साधारण वाक्य में जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जैसे मुकेश पढ़ता है, शिल्पी पत्र लिखती है, राकेश ने भोजन किया। संयुक्त वाक्य में जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव और तथा एवं पर परंतु इत्यादि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, प्रिय बोलो पर झूठ नहीं, उसने परिश्रम तो बहुत किया लेकिन सफलता नहीं मिली। तीसरा, मिश्रित या मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। जैसे ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।